चलिए, वो गेट नहीं बंद करते, चलो ठीक है, देखो, चलो कोई दिक्कत नहीं। देखिए, क्या हम लोगों को आज पढ़ना है, जो धातु के बारे में हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है, ठीक है। तो वही धातु के बारे में कह रहा है कि प्राकृतिक में धातुओं की उपस्थिति कैसे होती है। यानी प्राकृतिक में जो धातु है वह दो अवस्था में उपस्थित रहता है। प्राकृतिक में धातु कितने अवस्था में उपस्थित रहते हैं? दो अवस्था में। एक मुक्त अवस्था होता है और दूसरा संयुक्त अवस्था होता है। एक मुक्त अवस्था में उपस्थित रहते हैं धातु और दूसरा किस अवस्था में उपस्थित रहते हैं? संयुक्त अवस्था में। मुक्त अवस्था में कहने का मतलब कि जब कोई धातु प्राकृतिक में अकेले पाया जाए, कोई धातु प्राकृतिक में अकेले पाया जाता है तो उसे मुक्त अवस्था में कहते हैं। वो तो अकेले है, वो टूटे उठेगा नहीं, वो किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, वो किसी से मतलब नहीं रखेगा। ये अकेले का मतलब होता है। कोई अकेले रहता है, यानी कहने का मतलब क्या, वो अकेले रहता है, उसको किसी से मतलब नहीं है। तो जो प्राकृतिक में अकेले रहता हो वो मुक्त अवस्था में पाया जाता है। जैसे प्राकृतिक में सोना अकेले रहता है, सोना में न जंग लगता है न सोना किसी से अभिक्रिया करता है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि यह मुक्त अवस्था में पाया जाता है। जैसे देखिए, एयू और यानी सोना, एयू सोना, एजी चांदी अर्जेंटम, पीटी प्लेटिनम, यह सब क्या है? धातुएं जो है ना, यह मुक्त अवस्था में पाया जाता है। यह किसी से अभिक्रिया नहीं करेगा, यह प्राकृतिक में अकेले पाया जाएगा, अकेले, इसके साथ कोई नहीं रहेगा। कोई रहेगा क्या? यह किसी के साथ रहबे नहीं करेगा। ये कहेगा कि हम परिपूर्ण है, हम सोना है, हमें क्या जरूरत है किसी के साथ रहने की, है ना। ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में होता है। सोना के फेंक दो बारिश में, सोना को फेंक दो बाहर, जंग नहीं लगेगा, है ना। तो ये होता है वह मुक्त अवस्था में। लेकिन लोहा ये सब देख लो, ये सब मुक्त अवस्था में नहीं होता है। जैसे लोहा को बाहर फेंक दोगे ऑक्साइड जम जाएगा, यानी उस पर जंग लग जाएगा, है ना, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेगा। अगला है संयुक्त अवस्था। ये धातु दो अवस्था में, एक मुक्त अवस्था और दूसरा संयुक्त अवस्था। संयुक्त अवस्था कहने का मतलब कि कब, जब कोई धातु प्राकृतिक में अकेले नहीं, वो प्राकृतिक में अकेले नहीं बल्कि किसी और धातुओं के साथ पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? संयुक्त अवस्था में कहते हैं। जैसे CaCO3, देखिए CaCO3 जो है ये धातु अब कार्बोनेट के साथ मिला हुआ है। कैल्शियम जो धातु है वो किसके साथ मिला हुआ है? कार्बोनेट के साथ। इसमें इसको जब अलग करने की बात आएगी तो कार्बोनेट को अलग निकाल के फेंक दिया जाएगा तो क्या बचेगा? कैल्शियम, है ना। तो ये जो है धातु, यह किस अवस्था में है? संयुक्त अवस्था में। क्यों? क्योंकि यह अकेले नहीं है, किसी और धातुओं के साथ है। बोलो कोई दिक्कत? इसमें देखो HGS, ये जो पारा है ये किसके साथ है? सल्फर के साथ है, यानी H के साथ है। बोलिए कोई दिक्कत? ETC। देखिए, अब धातुएं प्रकृति में कितनी अवस्था में पाई जाती है? दो अवस्था में, एक मुक्त अवस्था और दूसरा संयुक्त अवस्था। मुक्त अवस्था कहने का मतलब यह है कि धातु मुक्त अवस्था में पाया जाता है, मतलब वह अकेले, प्रकृति में कैसे अकेले पाया जाता है, किसी और के साथ वह नहीं पाया जाता। HGS यानी पारा सल्फाइड जो है या मर्क्यूरिक सल्फाइड बोलो, ये अच्छा नहीं सॉरी, हाँ, दूसरा संयुक्त अवस्था, यानी इसमें धातु जो है वह अकेले नहीं किसी और धातु के साथ मिलकर रहेगा, उसे हम कहेंगे संयुक्त अवस्था में पाए जाने वाले धातु। जैसे CaCO3, कैल्शियम जो है किसके साथ है? कार्बोनेट के साथ है। पारा किसके साथ है? सल्फर के साथ है। ये सब है ना। अब आगे देखेंगे धातु जो है ना वो कहाँ से प्राप्त होता है। धातु जो है, जैसे सोना हम लोग पहनते हैं, चांदी पहन रहे हैं, लोहा पहन रहे हैं, तांबा पहन रहे हैं, टिन पहन रहे हैं, ये सब जो भी हम लोग पहनते हैं या जो भी हम लोग धातु देखते हैं, आखिर को धातु आता कहाँ से है? तो धातु आता है पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी से। यानी भू प्रॉपर्टी कहने का मतलब कि पृथ्वी की ऊपरी जो परत है
उसी को क्या कहते हैं, भू प्रॉपर्टी कहते हैं। भू प्रॉपर्टी क्या है, क्वेश्चन है। तो पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं, भू प्रॉपर्टी कहते हैं। अब आता है कि आखिर के पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में कौन सा धातु कितना है, इसकी प्रतिशतता बताना है। तो देखिए ध्यान रखिएगा, भू प्रॉपर्टी में, हमारे पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में सबसे जो ज्यादा धातु है ना, वो पाया जाता है एल्युमिनियम। कितना प्रतिशत, 7%। एल्युमिनियम कितना प्रतिशत होता है, 7%। दूसरा नंबर पर भाई साहब लोहा है, यानी Fe, वो कितना प्रतिशत, 4%। और तीसरा नंबर पर कैल्शियम कितना प्रतिशत, 3%। ध्यान रखना, पहला नंबर पर भू प्रॉपर्टी में पाए जाने वाला धातु एल्युमिनियम 7%, दूसरा नंबर पर लोहा 4%, तीसरा नंबर पर कैल्शियम 3%। बोले कोई दिक्कत। चौथा नंबर पर है सोडियम 2.5%। सोडियम और पोटेशियम 2.5% है। सोडियम और पोटेशियम कितना प्रतिशत है, 2.5%। मैग्नीशियम 2% और 0.6%। बोलो कोई दिक्कत है, 3 है। Ti से 3 होता है, टाइटेनियम होता है। Ti से क्या होता है, टाइटेनियम। टाइटेनियम कितना प्रतिशत है, 0.6%। बोलिए कोई दिक्कत है। फिर से एक बार देखेंगे, एल्युमिनियम 7%, लोहा 4%, उसके बाद कैल्शियम 3%, फिर उसके बाद पोटेशियम और सोडियम 2.5%, उसके बाद टाइटेनियम 0.6% और मैग्नीशियम 2%। कोई दिक्कत है। चलिए आगे अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि धातु जो है ना, कोई जरूरी नहीं है कि पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में ही पाया जाए। अभी हमने क्या बताया कि धातुओं का मुख्य स्रोत क्या है, पृथ्वी का भू प्रॉपर्टी। लेकिन कोई कोई ऐसा धातु है जो समुद्र के तलहटी में पाया जाता है, वो समुद्र में पाया जाता है। उस धातु का क्या नाम है, सोडियम क्लोराइड। जो NaCl धातु है, यानी साधारण नमक, कहाँ पाया जाता है, समुद्र से। फिर उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड समुद्री जल में पाए जाते हैं। यानी ये दो धातु है, वो कहाँ पाया जाता है, समुद्री जल में पाया जाता है। आगे, भू प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को क्या कहते हैं। देखिए जो भू प्रॉपर्टी में जो पाया जाता है वो तत्व, उस तत्व को क्या कहेंगे, हम खनिज कहेंगे। क्या बोलेंगे, खनिज। याद रखिएगा, भू प्रॉपर्टी में, जो भू प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप से जो पाया जाता है वह क्या कहलाता है, खनिज कहलाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा इधर का हम मिटा देते हैं और समझ। देखिए हमने क्या बताया कि भू प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला, प्राकृतिक रूप समझते हैं, इंसान के द्वारा नहीं बनाए जाने वाला, उसको कौन बनाता है, वो भगवान के द्वारा निर्मित हो, वो कहते हैं प्रकृति। वो भू प्रॉपर्टी में पाए जाने वाला तत्व कौन है, भू प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला तत्व या यौगिक को हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। भू प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को हम क्या बोलते हैं, खनिज। ठीक है, अब देखो थोड़ा खनिज के बारे में हम लोग समझेंगे। ये जो खनिज है ना, ये आता कहां से है, खनिज जो है यह कहां से आता है, खनिज दिखता कैसा है। खनिज हम
ऐसे समझेंगे कि किसको कहते हैं। ठीक है, तो खनिज का एक सिंपल सा डिफिनेशन है, देखना है कि खनिज ऐसे भौतिक पदार्थ है जो खान से खोद कर निकाले जाते हैं। खान मतलब नहीं सुने हो, कोयला का खान, बालू का खान। खान मतलब कोई पदार्थ, जो पदार्थ है ना, किसी भी पदार्थ के ज्यादा प्रचुरता में वहां पर उपस्थित हो, वो उसका खान हो गया। जैसे सोना बहुत ज्यादा किसी जगह पर स्थित है, उसको हम क्या कहेंगे? खान कहेंगे। कोयला सबसे ज्यादा जहां पर है, उसको हम क्या कहेंगे? खान कहेंगे। तो खनिज ऐसे पदार्थ हैं जो खान से खोद कर निकाले जाते हैं। यह होता है कहाँ? पृथ्वी की सतह में विद्यमान हर धातु ठोस को खनिज कहते हैं। मतलब पृथ्वी की सतह में जो विद्यमान हर धातु, देखिए खनिज में धातु पाया जाता है। क्या पाया जाता है? धातु। तो खनिज में विद्यमान धातु युक्त ठोस को क्या कहते हैं? हम खनिज कहते हैं। यानी खनिज ऐसे भौतिक पदार्थ है जो खान से खोदकर निकाले जाते हैं, या पृथ्वी की सतह में विद्यमान हर धातु युक्त ठोस को क्या कहते हैं? हम खनिज कहते हैं। कुछ उपयोगी खनिज पदार्थों के नाम, जैसे लोहा, अब्रक, कोयला, बॉक्साइट, नमक, जस्ता, चूना पत्थर इत्यादि। आ रहा बात समझ में? देखो क्या है, खनिज को हम कहां से निकालते हैं? खान से निकालते हैं, खोद कर निकाला जाता है। ये पृथ्वी के भू प्रॉपर्टी में लिख रहा है कि पृथ्वी की सतह में विद्यमान धातु युक्त ठोस पदार्थ को हम क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। एक ये भी लिख सकते हैं कि पृथ्वी के सतह में विद्यमान हर धातु युक्त ठोस को हम क्या कहते हैं? खनिज। जैसे खनिज में क्या क्या आ जाता है? लोहा, अब्रक, कोयला, बॉक्साइट, नमक, जस्ता, चूना पत्थर इत्यादि, ये सब खनिज है। आ रहा बात समझ में? एक बात आप ये बताइएगा, जैसे कोई भी हम काम करते हैं तो कोई काम बड़ा सरलता से हो जाता है, आसानी से हो जाता है और कम पैसा में हो जाता है, और कोई कोई काम बड़ा कठिन से और पैसा भी ज्यादा लगता है। नहीं, ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो खनिज जो पृथ्वी से निकलता होगा, तो कोई कोई खनिज को निकालने में कठिनाई होती होगी और ज्यादा पैसा लगता होगा, और कोई कोई खनिज को निकालने में, ये ध्यान दो, कोई कोई खनिज को निकालने में आसानी से वो निकलता होगा और कम खर्च में निकलता होगा। दो तरह से होता होगा कि नहीं? एक खनिज कठिनाई से प्लस खर्च ज्यादा खर्च से निकलता होगा, और एक जो है खनिज, इसको खनिज नहीं लिखते हैं अभी, एक है जो आसानी से, है या खनिज है, लिख दो ना, कोई दिक्कत नहीं, है या खनिज है, लेकिन किसी और इसका एक नाम हो जाएगा। आसानी से और कम खर्च में निकलता है। ऐसा होता होगा ना? तो जो ज्यादा खर्च में निकले और मेहनत लगे, कठिनाई से निकले, आसानी से नहीं निकले, उसको हम क्या बोलेंगे? खनिज बोलेंगे। ये पृथ्वी की सतह में उपस्थित धातु एक ठोस पदार्थ है, और कोई आसानी से निकल जाए, कम खर्च में निकल जाए, इसको हम बोलेंगे अयस्क। क्या बोलेंगे? अयस्क। है या खनिज? अयस्क क्या है? खनिज ही है, लेकिन ये क्या है? आसानी से और कम खर्च में निकल रहा है, और ज्यादा खर्च में निकल रहा है, उसको क्या कहेंगे? खनिज। खनिज और अयस्क समझ में आ गया? देखो अयस्क भी लिखे हैं कि वे खनिज जिसमें धातुएं आसानी से तथा कम खर्च में प्राप्त की जा सकती है, क्या कहलाता है? अयस्क कहलाता है। समझ में आया? अब देखिए एक नोट पॉइंट यहां से आप समझ में आपको आएगा। बताइएगा खनिज जो है, ये खनिज जो है, खनिज में से क्या निकल रहा है? अयस्क। खनिज, अरे सब तो खनिजे है, ये भी क्या है? खनिजे है, लेकिन आसानी से निकला तो एक नाम दे दिए अयस्क। क्या दे दिए नाम? अयस्क। तो हम कह सकते हैं क्या कि सभी जो अयस्क है, सभी अयस्क
ये जितना अयस्क है सब क्या है, यह खनिज है। सभी अयस्क क्या है, खनिज है। ये क्लियर हुआ। कैसे खनिज है, काहे कि अयस्क है, कम खर्च में खनिज है, खनिजे से अयस्क निकल रहा है, तो ये क्या है, खनिज है। लेकिन ये हम कह सकते हैं क्या कि सभी खनिज, सभी अयस्क खनिज है, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं है। अच्छा ये बताओ, सभी खनिज अयस्क है, कोई खनिज ज्यादा कठिनाई से निकलता है, कोई जो कठिनाई ज्यादा खर्च में निकलता है, तो खनिजे न कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, खनिज कहलाएगा। वो थोड़े अयस्क उसको कह दीजिएगा। लेकिन अयस्क सब खनिज होता है। कैसे, अयस्क कम आसानी से निकले, कम खर्च में निकले, ये अयस्क हुआ। लेकिन ये क्या हुआ, खनिजे हुआ। यानी सभी खनिज अयस्क नहीं है, लेकिन सभी अयस्क क्या होता है, खनिज होता है। समझ में आ गया, बोलो क्लियर है यहाँ, कोई दिक्कत। चलो।